जी मगवीरी साहब बताइए, ये खराब ट्यूबवेल्स की मरम्मत के लिए फंड्स जारी होते रहे हैं, कहीं काम होता नजर भी आ रहा है? मिस फरजाना, मैं थोड़ा इरिगेशन पे अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ ताकि वो अपडेट हों। सिंध में जो इरिगेशन का सिस्टम है वो दरिया सिंध पे है। अंग्रेज़ों ने जब 1843 को सिंध फतह किया था तो उसके 6 साल के बाद 1849 में उन्होंने कैनाल डिपार्टमेंट के नाम पे एक डिपार्टमेंट कायम किया। अच्छा। जिस पे उन्होंने इरिगेशन का निज़ाम जो है वो शुरू किया। उसको उन्होंने सर्वे करके वहाँ पर 5-7 सालों में सर्वे करके उन्होंने ये बता दिया कि सिंध के ज़मीनों को सैराब करने के लिए कम से कम 3 बैराजेस और 16 कैनाल, उसके अलावा तकरीबन 1600 माइनर डिस्ट्रिक्ट इस तरह का चाहिए। उसके अलावा कोई 45,000 के करीब वाटर कोर्सेज चाहिए ताकि सिंध की कोई 60-70 लाख एकड़ ज़मीन को आबाद किया जा सकता है। उसको बेस बना के आज तक जितना भी काम हो रहा है उसी पे हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से ये मैं कहूँगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतने वसाइल थे, ना इतने फ़ंड्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया सिंध के लिए। सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग उनके ममनू मशकूर हैं कि उन्होंने 3 बड़े बैराजेस और 16 कैनाल, 1650 माइनर डिस्ट्रिक्ट और 45,000 वाटर कोर्सेज का जाल बिछा दिया। उसको छोड़ के अभी अगर हम इस 16-17 सालों में सिंध हुकूमत की बात करें तो हर साल 40-50 अरब रुपए इनके डेवलपमेंट पे रखे जाते हैं, इरिगेशन के 40-50 अरब डेवलपमेंट पे। उसके बाद फिर 40-45, 30-35 लाइनिंग ऑफ कैनाल की लाइनिंगों के नाम पे अलग से एक पोर्टफोलियो कायम किया गया है ताकि इरिगेशन का जो हजम है वो ज़्यादा ना लगे। ये एक चालाकी की गई है ताकि लोगों की नज़रें न पड़े। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, जितनी बदहाली और करप्शन इरिगेशन में हुई है सिंध की तारीख में कभी नहीं हुई है। आप भूल जाएं कि पानी की तरह पैसे को बहाया गया है। अब हम आज एक कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं, ट्यूबवेल्स पर। आइंदा मैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो एग्रीकल्चर की उस पर भी सारी इरिगेशन आऊँगा, लेकिन आज जो है उस पर मैं बताना चाह रहा हूँ जो ट्यूबवेल्स हैं ये 2024-25 का बजट बुक है। आपने जो फिगर बताया ना 18.5 अरब रुपए रखे गए ट्यूबवेल्स के लिए, बिल्कुल। ये गुज़िश्ता साल जो इस साल ख़त्म हो गया है तकरीबन, उसमें रखे गए थे 18.5 अरब रुपए इरिगेशन के ट्यूबवेल्स के लिए। तो उसको बढ़ा के अभी रखा गया है 31 अरब और 19 करोड़ रुपए, जबकि इरिगेशन का टोटल जो बजट है उसका हजम है 95 अरब 33 करोड़, जबकि लाइनिंग ऑफ बजट के लिए 10 अरब और है। अच्छा। और इसके रेगुलर अगर बजट की बात करें जहाँ पर मुलाजमीन की तनख्वाहें तो तकरीबन 50 से 60 अरब वो भी बनते हैं, तो मजमूई तरह अगर देखेंगे तो 200 अरब रुपए के करीब इरिगेशन का बजट जा रहा है इस साल। लेकिन हद ये है कि इरिगेशन में जितनी तबाही हुई है आप भूल जाएंगे। तो तबाही मैं कहूँ छोटा लफ्ज़ है। आते हैं इस पर ट्यूबवेल्स पर। स्कार्प के ट्यूबवेल 1980 में बनाए गए थे फेडरल गवर्नमेंट के तावन से। वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट था कि सिंध के ज़मीनों को सेम और थूर से बचाया जाए। वो ट्यूबवेल लगे, वो ट्यूबवेल अभी तक रिकॉर्ड में चल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कोई 4000 से ज़्यादा ये ट्यूबवेल जो हैं वो उसमें 70 से 80% नाकारा हैं। लेकिन अभी भी 70-80% उन ट्यूबवेलों पे बजट जा रहा है, उनकी मेंटेनेंस भी हो रही है, उनके बिजली के बिल दिखाए जाते हैं। अभी मैं आपको अब नाज़रीन को दिखाएंगे कि इस साल के लिए कोई 4 अरब 33 करोड़ रुपए उनके मेंटेनेंस और जो मुलाजमीन दिखाए गए उनकी तनख्वाहों पे उस ट्यूबवेल के जो 80 सैकड़ों नाकारा हैं। अभी आते हैं इसके और चीज़ पर कि 2022 में बहुत बड़ा सैलाब आया। कराची को छोड़ दें, हैदराबाद सिटी को छोड़ दें, हैदराबाद रूरल मिला के सिंध के जो 23 अजला हैं, 23 अजला में जो तबाही आई, पूरा सिंध डूब गया। अभी सिंध गवर्नमेंट 21 लाख घरों की तमीर कर रही है। उनके डुबोने में इरिगेशन के ट्यूबवेल्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक्सपर्ट ने शदीद तनकीद की कि ट्यूबवेल ख़राब थे आपके। जब आपको पता था कि ये सैलाब आ रहे हैं तो आपको ट्यूबवेल बनाने चाहिए थे, फंक्शनल करने चाहिए थे। लेकिन मुगीरी साहब, एक वक्त था जब हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान का जो इरिगेशन का निज़ाम है वो बहुत अच्छा तरतीब दिया गया है, जो कैनाल सिस्टम बनाया गया है वो बहुत अच्छा है। तो फिर क्या वजह हुई कि अब ये तबाही की तरफ जा रहा है?
देखिए, आपने बिल्कुल अहम बात की। पाकिस्तान में इरिगेशन का जो निज़ाम जो दरिया सिंध पे कायम है वो इंतहाई आलीशान है। कब बनाया था? जैसे मैंने बताया कि 1849 में गोरों ने यह डिज़ाइन किया, जबकि 19 सदी से लेकर 1942 तक ये कैनाल्स बने, बैराजेस बने और माइनर डिस्ट्रिक्ट वाटर को सारी पाकिस्तान से पहले जिस तरह की इरिगेशन में डेवलपमेंट हुई है उसके बाद पैसे बहुत लगे हैं। अच्छा। काम नज़र नहीं आया और इतनी तबाही। आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप 2022 के फिगर उठाएं, पूरा सिंध डूबा इरिगेशन के इन ट्यूबवेलों की नाकारा होने की वजह से। अगर ट्यूबवेल चलते तो ट्यूबवेल वो बरसात का पानी नहरों में फेंक देते तो ना शहर डूबते ना ज़मीनें डूबती। आप उनके फुटेज देखें तो इन्होंने उस पूरी तबाही का जिम्मेवार इंतज़ामिया तो है, लेकिन सबसे बढ़कर जो है इरिगेशन सिस्टम है। लेकिन मुगीरी साहब, ये लाइनिंग ऑफ कैनाल क्या चीज़ है? जब हमारा इरिगेशन का निज़ाम ऑलरेडी बहुत अच्छा था और ट्यूबवेल्स ना चलने की वजह से ये तमाम मामला सामने आ रहे हैं, तो फिर लाइनिंग ऑफ कैनाल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? उसे क्यों बनाया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये स्टोरी मैं किसी जगह पे पहले कर चुका हूँ। ठीक। इन्होंने एक बिल्डर को, सिंध के एक बहुत बड़े बिल्डर को सरकारी ज़मीनें दी। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मुनासिब नहीं है। तो नवाब शाह में भी उसके प्रोजेक्ट के कामयाब करने के लिए वहाँ भी 8-10 हज़ार एकड़ ज़मीन दी गई। अब जिस एरिया में ज़मीन दी गई वहाँ से रोहड़ी कैनाल गुजरता है, बहुत बड़ा पानी होता है। तो इन लोगों ने सोचा कि रोहड़ी कैनाल का सीम इतना आएगा, प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो जाएगा। उस प्रोजेक्ट के सामने इन्होंने लाइनिंग शुरू की, कैनाल को पक्का करने की कोशिश की। तो रोहड़ी कैनाल निकलता है सखर बैराज से। आप हैरान हो जाएंगे इनके दिमाग को देखकर, इनकी नीयतों को देख के। बिल्कुल, दिमागों को नहीं, नीयतों को देख के। इंजीनियरिंग का उसूल इनका इंजीनियरिंग का उसूल यह है कि जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं या पक्का करते हैं, या तो स्टार्ट पॉइंट से या एंड पॉइंट से करेंगे। इन्होंने क्या किया कि सखर से नहीं, जो एंड पॉइंट है रोहड़ी कैनाल का, आके जाके सांगड़ में और सांगड़ से आगे जाके ख़त्म होता है, वहाँ नहीं किया। नवाब शाह में उस पोर्शन को उनका पक्का किया जहाँ पर उस बिल्डर का प्रोजेक्ट था, ताकि सीम का पानी इधर न जाए। तो कोई 8 अरब रुपये रखे। तो उस पर मैंने एक बड़ी स्टोरी की। नेब आया, नेब ने केस बनाया, अफसरान गिरफ्तार हुए, वजीरों पे केस बने। अब ये मजबूर हो गए कि ये तो भांडा खुल गया, क्या करें। बिल्कुल। तनकीद, बहुत तनकीद हुई। फिर उन्होंने क्या, उस पर उन्होंने रहम आया कि अपने इसको जुल्म को, इसके पैसों को बचाने के लिए क्या करें। इन्होंने एक और सेक्शन बना दिया, लाइनिंग ऑफ कैनाल। तो बस मुंह उठा के मुगीरी साहब क्या फंड्स दे दिए जाते हैं, फंड्स दिए जाते हैं, फंड्स हड़प कर लिए जाते हैं, काम होता नहीं है, कोई पूछता क्यों नहीं है? देखिए कैसे पूछेंगे, मैं आप इस चीज़ का इंकशाफ कर रहा हूँ कि क्योंकि उसकी वजह है कि बड़े जरदारी साहब के एक और छोटे चहीते हैं, छोटे जरदारी साहब, जिसको हाजी साहब कहते हैं, हाजी अली हसन जरदारी साहब। वो इरिगेशन को संभालते आ रहे गुज़श्ता 15 सालों से। सबको पता है, अफसरान को पता है, सिंध को पता है, नेब को पता है, वज़ीर एक होता है। कभी मुराद अली शाह के पास ये पोर्टफोलियो रहा है, कभी किसी के पास रहा है, एक दूसरी बार जाम खान शोरों के पास है, लेकिन चलाता वही है डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट वो चलाता है। अफसरान की तैनाती कैसे करनी है, कहाँ करनी है और किस कैनाल पे कितने पैसे जाने हैं, सारा बजट उसकी मर्जी से जाता है, तो चलाता वो है। तो जब से ये हाजी साहब सिस्टम इरिगेशन में आया है, बस तबाही हुई है सिंध की, इतनी तबाही हुई है, इतने पैसे यहाँ से उठाए गए, खाए। तो अब कौन पूछेगा? हम इसको इरिगेशन सिस्टम की जगह हम इसको हाजी सिस्टम कह लेते हैं। मैं तो कहता हूँ ये बेहतर होगा कि सिंध में जैसे सिस्टम बनाया जा रहा है, तो यहाँ इरिगेशन वाले सिस्टम को हाजी साहब सिस्टम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबको पता है ये, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों को लालच है, कुछ को खौफ है, लेकिन अल्लाह का खौफ किसी के पास नहीं है, फंड्स का खौफ किसी के पास नहीं है। इतने छोटे से सूबे में इतनी बजट मिली है, आप कम से कम अगर 40-50% खाएं तभी 50% की रकम इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल, कि पूरा सूबा जो इरिगेशन का, मैं कहता हूँ अंग्रेज़ों से ज़्यादा अच्छा ये सिस्टम कर जाते। अब सिस्टम अच्छा होता है इरिगेशन का तो यकीनन पैदावार ज़्यादा होगी, काश्तकारों को फ़ायदा होगा, काश्तकारों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। सिंध में ज़्यादा ज़मीनें अब इनकी हो गई हैं, इनके बंदों की हो गई है। तो ये सोचते भी पता नहीं किस अंदाज से हैं कि वहाँ कितना इनको फ़ायदा होता अगर इरिगेशन के सिस्टम को आप जदीद करते, दुनिया के नए तर्ज के मुताबिक लेकर आते। अभी भी पुराना जो अंग्रेज़ों वाला सिस्टम है उसी पे चल रहे, उसी पे भी चल नहीं रहे, उसी को भी बिगाड़ दिया है। आज एक ख़बर आई है
कि अपने सखर बैराज के 2 गेट जो है वो टूट गए, जिसमें एक गेट ही उड़ गया है। अच्छा, सखर बैराज का गेट उड़ गया है, जिसकी वजाहतें दे रहे अभी तक के वो काम जारी है। लेकिन इनसे कौन पूछेगा कि ये सखर बैराज के रेनोवेशन पे, ये नए दरवाज़ों पर जो अरबों रुपए खर्च हो गए हैं, वो खर्च कहाँ हुए, कैसे हुए, फिर ये दरवाज़ा कैसे टूटता है। 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने ये बना के दिया तो दरवाजे टूट नहीं रहे थे, दरवाजे बह नहीं जा रहे थे। 3 साल इन्होंने पहले लगाए, मरम्मत किया, तो अब टूट भी रहे। नई चीज जो लगाई जिसको ज्यादा अच्छा हम कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से लगाया गया होगा और बेहतरीन मटेरियल यूज किया होगा, वो कुछ ही सालों के बाद जो है तबाहाली का शिकार हो गया, और जो कई सालों से कई साल पुराने जो लगे हुए हैं वो आज तक चल रहे हैं। जी देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि तकरीबन आप बताएं ना कि सखर बैराज को बने हुए भी तकरीबन 100 साल हो गए हैं, तो उसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। वो जो लैंसडाउन पुल है वो रिमार्केबल है, उनको मेंटेन नहीं कर पाए हैं। इस तरह का नया कुछ बना कर तो नहीं दे सके, ये उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे। कितनी बड़ी बदकिस्मती है। सिंध के लोग कहते हैं भाई आप खाएं, आप सियासत करें, इतना खाएं कि आपकी सियासत चल सके, इतना ना खाएं कि सिंध के लोगों की किस्मतें और उनके जो है सारी चीज़ों को बर्बाद कर दें। तो हो यही रहा है कि खा बहुत ज़्यादा रहें और लगा बहुत कम रहें, जिस वजह से ये चीज़ें तबाही हाल का शिकार तो है। मुगीरी साहब, करप्शन की ये गंगा तो इरिगेशन में और लाइनिंग केनाल में तो बहती चली जा रही है, इसके रुकने का कोई इम्कान भी नजर आ रहा है कि नहीं? आप हैरान हो जाएंगे मिस फरजाना के 8 साल पहले, जब बल्कि 10 साल पहले कायम अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध थे, बिल्कुल, तो उनको भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे किसी दोस्त ने कहा कि शाह साहब आपने जो शिमाल डैम्स जो बनाने के लिए पैसे दिए थे उसमें तो बहुत बड़ी करप्शन हुई है। अच्छा, आपको पता है कि शिमाल डैम्स के नाम पे क्या हुआ है? आप रिकॉर्ड उठा के देखें, आप यूट्यूब से देखें कि कायम अली शाह साहब ने खुद कहा कि मुझे पता चला है कि 50 अरब रुपए की करप्शन हुई है। किसमें? अच्छा, शिमाल डैम्स में। और मैंने, हाँ, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि 50 अरब रुपए की करप्शन हुई है शिमाल डैम्स में। और मैंने एंटी करप्शन को कहा हुआ है कि आप जो है वो इंक्वायरी करें। शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एंटी करप्शन के दोस्तों के पास चला गया, मैंने पूछा। अच्छा, हैरान हो जाएंगे, वो कहने लगे कि आप हमें बताएं, हमारे हाथ बांध दो, हमारे पाँव बांध दो और फिर कहो कि आप रेंगी में उतर के मुकाबला करें। ठीक, तो किसके खिलाफ हम इंक्वायरी करें, ये तो बताएं हमें। मैंने कहा शाह साहब ने जो कहा है, कह रहे शाह साहब हमारे बड़े हैं, सूबे के वज़ीर आला ने, उन्होंने हुक्म किया, जो हमसे हो सकेगा हम वो कर रहे हैं।